जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं के इतिहास को और जिसमें चल रहा है अध्याय 4 जिसका नाम है तीन वर्ग। जिसमें अभी तक ये हमने जान लिया है कि पश्चिमी यूरोप में 9वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान किस प्रकार के परिवर्तन हुए और किस प्रकार से सामंतवाद हावी हुआ, जिसके कारण से वहां पर तीन वर्गों का उदय होता है। जिसमें से पहला वर्ग है पादरी वर्ग, दूसरा है सामंत वर्ग और तीसरा है कृषक और मजदूर वर्ग। जिसमें से हमने कल समझा किनके बारे में? कल हमने समझा पादरी वर्ग के बारे में और आज हम चल रहे हैं ये जानने और समझने किसके बारे में? सामंत वर्ग के बारे में, जिसके हाथ में सत्ता थी, जिसके हाथ में संसाधन थे और जो समाज में नियंत्रण की भूमिका निभा रहा था, जो समाज पर रूल कर रहा था, जो समाज को कंट्रोल कर रहा था। वो कैसे कंट्रोल कर रहा था और उसके पास ये कंट्रोलिंग पावर कैसे आई, राजा ने उसे क्यों ये कंट्रोलिंग पावर दे दी, ये चल रहे हैं आज हम समझने विस्तार पूर्वक। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं यूरोप के दूसरे वर्ग के बारे में। ठीक है, अभिजात वर्ग। पादरियों ने यद्यपि स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था, परंतु यथार्थ में समाज में अभिजात वर्ग की भूमिका पादरियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी। क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि इनका संसाधन पर सबसे ज्यादा होल्ड था, सबसे ज्यादा अधिकार था, और जिसका संसाधनों पर अधिकार रहता है वास्तविक तौर पर समाज उसी के नियंत्रण में रहता है। और जिसके पास, सच बताऊं तो जिसके पास पैसा है, समाज उसके इर्द गिर्द घूमता है। आज के टाइम पर आप सुनते होंगे राजनीतिक माहौल में, भारत की राजनीति में आपको एक नाम तो सुनने को मिल जाता है, क्या? अडानी और अंबानी का। तो अडानी अंबानी में ऐसा क्या खास है? अडानी अंबानी के पास बेहिसाब पैसा है, वो इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति है, इसलिए उनका नाम आपको सुनने को मिलता है सबसे ज्यादा। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी? पक्का? चलो आगे सुनो। इसका कारण था अभिजात वर्ग का भूमि पर नियंत्रण और भूमि का निरंतर बढ़ता हुआ महत्व। और ये पादरियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों थे? क्योंकि इनके पास क्या थी? जमीन। जमीन पर इनका नियंत्रण था और दिन प्रतिदिन जमीन का महत्व बढ़ता जा रहा था। क्योंकि आपको अगर कमाई करनी है, और उस समय मैंने आपको बता दिया था कि किसानी ही एक अकेला तरीका था कमाई का, और कोई तरीका ही नहीं था कमाई का। समझ में आई बात? इसीलिए आप ये जानिए, फ्रांस में एक प्रथा थी जिसे वैसालिज कहते हैं। अभिजात वर्ग और बड़े भूस्वामी राजा के अधीन होते थे तथा कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था, जिसका अर्थ होता था वरिष्ठ। राजा के सामंत अपनी जमींदारी का वार्षिक नियत लगान राजा को देते थे। सबसे ऊपर राजा था, राजा के नीचे कौन थे? अभिजात वर्ग या सामंत। समझ में? राजा वास्तविक तौर पर असली मालिक कौन था? राजा। लेकिन राजा ने अपनी सारी की सारी जागीरों को इन लोगों के अधीन कर दिया था, क्योंकि राजा के पास उस समय पैसा नहीं था इन सब चीजों को कंट्रोल करने का। इसीलिए उसने अपने अधिकारों को इन अपने विश्वास पात्र लोगों को दे दिया था, और साल भर में उसे अपना क्या मिल जाता था? कर मिल जाता था, या अपनी जो भी कमाई होती थी वो मिल जाती थी। इसके अतिरिक्त वे राजा के दरबार में उपस्थित होकर राजा को भेंट अथवा उपहार भी देते थे। ये सामंत अपनी आर्थिक क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार अपनी जागीर में एक अस्थायी सेना रखते थे। सुन रहे हो ना? जागीर में अस्थायी सेना रखते थे, और युद्ध, अशांति अथवा विद्रोह के समय वे अपनी सेना को राजा की सेवा में भेज देते थे। ये बातें मैंने आपको कल भी बताई थी। ठीक है, इस प्रकार राजा को सामंतों की सुव्यवस्थित सेना हर समय एवं हमेशा उपलब्ध हो जाती थी, एवं वह उसके रख रखाव के खर्च से भी बचा रहता था। सामंत समय समय पर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा भी सकते थे। यह सामंत समय समय पर दरबार में जाकर राजा को राज्य के संचालन, सुशासन और व्यवस्था में के संबंध में सलाह और सहायता भी देते रहते थे। मतलब वास्तविक तौर पर साम्राज्य को सामंत लोग ही चला रहे थे।
राजा तो बस बैठा था, कहने के लिए राजा राजा था, उसकी कोई भूमिका नहीं थी। वास्तविक तौर पर समाज को चलाने का काम यही लोग, सामंत लोग कर रहे थे। समझ में आई बात? सामंत ही वास्तविक तौर पर सारे कामों को अंजाम दे रहा था। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत और स्थिति थी। वे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी दृष्टिकोणों से अत्यधिक शक्तिशाली थे। उनका अपनी संपदा तथा भूमि पर अस्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था तथा वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे। इतना ही नहीं, वे अपनी भूमि पर बसे हुए सभी व्यक्तियों के भी मालिक थे। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी, जिन्हें वे आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में भी लड़ने के लिए भेज सकते थे। मतलब जो लोग उनकी खेतों पर काम करते थे, उन लोगों को वो पैदल सैनिक के रूप में भी भेज देते थे कि जाओ लड़ो और जीत के आओ। मतलब जो लोग उनके खेतों पर काम कर रहे हैं, वही लोग उनके सैनिक भी होते थे। अब भाई मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, अगर नहीं जाओगे तो अगले दिन से काम से निकाल दिए जाओगे, तो मजबूरन आपको अभिजात वर्ग की बात को मानना ही पड़ता था। चाहे ना चाहे आपको उनके अनुसार चलना ही पड़ता था। मन हो तब भी, ना हो तब भी आपको चलना तो उन्हीं के अनुसार है। किनके? सामंतों के अनुसार, अभिजात वर्ग के अनुसार। समझ में आई बात? पश्चिमी यूरोप के सामंती समाज में थोड़े समय पश्चात एक अधिक्रम या क्रमवार संगठन बन गया। यह एक प्रकार का सामाजिक वर्गीकरण था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निश्चित स्थान था। क्या था वो क्रम? सुनना। सबसे ऊपर था राजा। राजा सामंती समाज में सबसे ऊंचा स्थान राजा का होता था। राजा अनेक सामंतों का जागीरें बांटता था। वो अनेक सामंतों को जागीरें बांटता था। फिर उसके नीचे सामंत होता था। राजा के बाद दूसरा स्थान सामंतों का था। सामंतों की 3 श्रेणियां थी। सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? 3। पहली श्रेणी किसकी थी? ड्यूक। क्या है? ड्यूक, जिसे अल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल। राजा जिन सामंतों को जागीरें या भूमि बांटता था, वे लॉर्ड अथवा ड्यूक कहलाते थे। जिन सामंतों को राजा डायरेक्ट भूमि की जागीरदारी देता था, उनको क्या कहा जाता था? ड्यूक या फिर लॉर्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ड्यूक या लॉर्ड। फिर उसके बाद कौन आते थे? उसके बाद आते थे आपके छोटे लॉर्ड, जिन्हें क्या कहते थे? बैरन। क्या कहते थे? बैरन। बड़े लॉर्ड अपनी जागीरों में से कुछ भाग छोटे लॉर्ड में बांट देते थे, जो बैरन कहलाते थे। जो क्या कहलाते थे? बैरन कहलाते थे। और तीसरे नंबर पर आता था नाइट। कौन आता था? नाइट। समझ में? वास्तविक तौर पर काम ये करवाता था किसानों से। किसानों से काम कराने की जिम्मेदारी नाइट की थी। सुनना भी, सामंतों के इस अधिक्रम में सबसे छोटी श्रेणी उन नाइटों की थी। साधारणतः वो बैरनों को अपना अधिपति मानते थे और उनको अपनी सैनिक सेवा प्रदान करते थे। ये लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंधित। ये तीनों ना एक दूसरे से संबंधित थे। कोई किसी से बिना क्रम के नहीं मिल सकता था। अगर लॉर्ड को कोई काम कराना है, किससे? नाइट से, तो वो किसके थ्रू काम कराएगा? छोटे लॉर्ड के थ्रू। खुद डायरेक्ट काम नहीं करा सकता था, खुद कभी, और करेगा भी नहीं। नाइट करेगा ही नहीं नाइट काम उसका। समझ में आई बात? ये कभी भी अपना क्रम नहीं तोड़ते थे, अपना क्रम सदैव बनाकर रखते थे, कभी तोड़ना ही नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ जाना ही नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। ये लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंधित था। नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, परंतु उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए होती थी। नाइट की वीरताओं की कहानियां गीतों के रूप में बहुत अधिक प्रचलित हुई, जिसमें कल्पना का बहुत अधिक समावेश होता था। मान लो ये जो नाइट है, ये एक प्रकार का सेना नायक है। ये क्या है? सेना नायक, एक योद्धा है।
जो अपने लॉर्ड के लिए वफादार रहता था। एक सैनिक है, एक जिसे अच्छी खासी इनकम मिलती थी और जिसका काम होता था किसानों को कंट्रोल करना अपनी ताकत के बल पर। ठीक है, मेनर प्रणाली ये क्या है, ये आता है प्रश्न, ये आता है 6 नंबर का प्रश्न। ठीक है, कि क्या है मेनर प्रणाली। मेनर प्रणाली, मान लो मेनर जो था ना, एक अपने आप में एक छोटा सा शहर था, एक छोटा सा शहर, या आप मान लो एक छोटा सा गांव जिसमें लॉर्ड रहता था, और वहां पर उसी मेनर में सारी की सारी सुविधाएं होती थी, जितनी भी चीजें होती थी, जितनी भी एक जीवन को जीने के लिए चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं उसी बाउंड्री में होती थी, उसे ही मेनर प्रणाली कहते हैं। अभी मैं विस्तार से पढ़ूंगा तो सुनना, ये सारी बातें आएंगी अभी। ठीक है, सामंती जीवन कृषि पर आधारित था तथा गांव की कृषि योग्य भूमि मेनर अर्थात जागीर कहलाती थी। क्या, जो कृषि योग्य भूमि थी उसे मेनर कहते थे या जागीर कहते थे। इसका आकार सब जगह एक सा नहीं था, किसी छोटे मेनर में दर्जन भर तथा बड़े में 50-60 तक परिवार हो सकते थे। मेनर के मध्य में इसके स्वामी अथवा सामंत का मकान होता था। इसमें या तो वह रहता था या अक्सर जाया करता था, क्योंकि भूमिपतियों या अभिजात वर्ग के सदस्यों के पास कई मेनर होते थे। मेनर में एक बड़ा कृषि फार्म होता था, जिसमें होने वाली उपज से मेनर में रहने वाले सब व्यक्तियों का निर्वाह होता था। इसमें एक चारागाह भी होता था, जिसमें मेनर के पशु चरते थे। इसी में कुछ जंगल भी होते थे, जिनसे जलाने और मकान बनाने दोनों के लिए लकड़ी प्राप्त होती थी। देख रहे हो ना, हर मूलभूत जरूरत की चीजें यहां पर उपलब्ध थी, यहां पर हर मूलभूत चीजें उपलब्ध थी। कहां पर, मेनर में। मेनर एक बहुत बड़ी कृषि भूमि हुआ करती थी, जिसमें उस मेनर की मूलभूत जरूरत की सारी चीजें होती थी, चाहे वो चारागाह हो, चाहे वो कृषि भूमि हो, चाहे वो जलाशय हो, चाहे वो जंगल हो, सब होता था, सब कुछ होता था, और सब प्रकार के काम करने वाले लोग भी वहां होते थे। सब प्रकार के कामों को अंजाम देने वाले लोग भी वहां मौजूद होते थे। समझ में आई बात, ये एक बड़ी बात है। आगे सुनिए, इसी में कुछ जंगल भी होते थे, जिनसे जलाने और मकान बनाने दोनों के लिए लकड़ी प्राप्त होती थी। इन्हीं में लॉर्ड लोग शिकार भी किया करते थे। स्त्रियां वस्त्र काटती एवं बुनती थी तथा बच्चे अनन्य कार्य करते थे। यहाँ पर कुछ कारखाने भी होते थे, जिनमें मेनर में रहने वालों की आवश्यकता की लगभग समस्त वस्तुएं तैयार की जाती थी। लुहार और बढ़ई लॉर्ड के औजारों का रखरखाव और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों का निर्माण और देखभाल करते थे। मेनर में एक गिरजाघर भी होता था, परंतु इस सब के बावजूद भी मेनर पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हुआ करते थे। कोई भी आत्मनिर्भर पूर्णतः तो नहीं हो सकता। देखो, जो चीजें बाहर से आनी है वो तो आनी ही आनी है। जो चीजें वहां पर उगाई, लाई, बनाई जा सकती थी, वो सारी की सारी बनाई और उगाई जाती थी। लेकिन कुछ चीजें जैसे साजो सज्जा, मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते थे और जो लग्जरी प्रोडक्ट होते थे, वो बाहर से मंगाए जाते थे। तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि मेनर पूर्णतः आत्मनिर्भर थे, लेकिन 70% वो अपनी जरूरत की चीजें खुद ब खुद उगा और बना लेते थे। 70% वो आत्मनिर्भर थे और 30% चीजों के लिए वो दूसरों पर निर्भर थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मेनर अपने आप में आत्मनिर्भर थे या नहीं। अपने विचार में लिखिए, तो आपको बताना है ये सारी चीजें कि अत्यधिक चीजें तो वो अपने पास ही बना और उगा लेते थे, परंतु साजो सज्जा से संबंधित सामान और लग्जरी गुड्स, इस प्रकार की चीजें वो बाहर से मंगाते थे। अभी आएगा भी इसमें। पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इन्हें नमक तथा धातु के बर्तन आदि तथा विलास मतलब ऐसो आराम की चीजें, विलास की वस्तुएं तथा महंगे साजो सामान, आभूषण, वाद्य यंत्र आदि अन्य स्थानों से प्राप्त करने होते थे।
तो ये सारी चीजें उन्हें बाहर से मंगानी पड़ती थी। अब आते हैं तीसरे वर्ग पर। तीसरा वर्ग और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग, जिसके दम पर ये 3 वर्गों वाला सिस्टम काम कर रहा था, जिसके दम पर ये पूरा का पूरा 3 ऑर्डर्स काम कर रहा था, जिसका शोषण करके ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा था। उनकी क्या स्थिति थी, उनकी क्या दशा थी, ये भी चल रहे हैं हम जान लेने। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं इनकी भी दिशा और दशा को। ठीक है, तीसरा वर्ग कृषक, समाज का तीसरा वर्ग था कृषक या किसान। सामंती समाज में किसानों का स्थान सबसे नीचा था। यद्यपि जनसंख्या में वे सबसे अधिक थे, सामंत अपने अधिपतियों से भूभाग अथवा जागीरें लेते थे, परंतु स्वयं खेती नहीं करते थे। किसानों के भी कई वर्ग थे, किसानों के भी कई वर्ग थे, और ये जानना आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि किसानों के कितने वर्ग थे, कितने वर्गों में किसान बटा हुआ था। ये बहुत जरूरी है जान लेना, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे आप तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं कृषक वर्ग कितने भागों में बटा था। कृषक वर्ग मूल तौर पर 3 वर्गों में बटा था। पहला था स्वतंत्र किसान। स्वतंत्र किसान का मतलब बात से ही समझ में आ जा रहा है, जिसकी खुद की जमीन है और वो अपनी खुद की जमीन पर खेती करता होगा, उसका कोई मालिक नहीं होगा। सुनना ध्यान, स्वतंत्र किसान अपने अधिपति से भूमि प्राप्त करके उस पर खेती करते थे। मतलब ये भूमि ले लेते थे वो और उसको आराम से खेती करते थे, उन पर किसी का आधिपत्य नहीं होता था, वो अपनी मर्जी से खेती करते थे। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे और भूमि का प्रबंध इस प्रकार करते थे जैसे वह उसकी हो। वे अपने अधिपति के लिए कोई कार्य नहीं करते थे, केवल उसे एक कर देते थे, केवल उसे एक कर देते थे। वो उसके नौकर के तौर पर काम नहीं करते थे, वो स्वतंत्र उससे ले लेते थे और उसको उस भूमि के बदले में एक कर दे दिया करते थे साल के अंत में। वो उस भूमि का इस प्रकार से प्रबंधन करते थे, मैनेजमेंट करते थे कि जैसे वो उसके खुद मालिक हो। वो मान के चलो यार कि वो उसे पूरी भूमि को अपना मालिकाना अधिकार मानकर ही काम करते थे। समझ में आई बात? वो इस दृष्टिकोण से काम नहीं करते थे कि ये वो नहीं, वो अपने ही मालिकाना अधिकार के तौर पर उस भूमि पर काम करते थे। अब आते हैं कृषि दास पर। साफ शब्दों से ही पता चल रहा है कृषि दास, जो कि दास है, जो कि दास है, साफ पता चल रहा है, शब्दों से ही पता चल रहा है। सुन लो, इन्हें मध्यम श्रेणी का किसान कहा जाता था। वह अपनी उपज का एक भाग अपने अधिपति को देते थे। इनको कुछ निश्चित दिन अपने अधिपति के खेतों पर भी काम करना पड़ता था, वो भी बिना किसी एक पैसे के। क्या लिखा है? बेगार। बेगार मतलब फ्री में काम करना पड़ता था, इसे बेगार कहते हैं। ठीक है, बेगार करना पड़ता था। शेष दिनों में उन्हें उन खेतों पर कार्य करने की छूट थी जो उन्हें अपने अधिपति से मिले थे। समझ में? पहले अधिपति के खेत पर काम करना है, फिर अगर टाइम मिल दे तो अपने खेत पर आप काम कर सकते, और वो जो काम कर रहे हो उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कौन से वर्ग के किसान है? ये कृषि दास है। ये क्या है? कृषि दास। क्या है? कृषि दास। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वर्ग के किसानों पर। इन्हें क्या कहते हैं? सर्फ। क्या कहते हैं? सर्फ। आते हैं और जानते हैं कि क्या है सर्फ। कृषकों में निम्नतम परंतु सबसे अधिक जनसंख्या वाला वर्ग सर्फों अथवा दास कृषकों का था। दास कृषकों का था। ठीक है, बड़ी संख्या में थे, लेकिन बुद्धि कुछ नहीं थी, दास थे। देखो, जिसको जैसे परिस्थितियों में रखोगे ना वो वैसा ही बन जाएगा, वो उसी प्रकार का बन जाता है। ये बात जान लो आज। अगर किसी को रोज कहोगे कि तू इसी लायक है तो वो अपने आप को उसी लायक समझने लगता है, और अगर किसी को कहोगे कि तू स्मार्ट है तो वो अपने आप को उसके अंदर वो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो स्मार्ट है।
और उसके अंदर कैपेबिलिटी है कुछ भी कर दिखाने की। समझ में आई बात? उसके अंदर ये क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकता है। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी? पक्का? चलो आगे सुनो। यह शब्द अंग्रेजी का क्रिया टू सर्व से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। ये जो सर्व है ये किससे बना है? टू सर्व से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। बहुत से सर्फों के पास भूमि थी जिसमें वे अपने लिए खेती करते थे, परंतु उन्हें अपने अधिपतियों के खेतों पर भी काम करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त इनका अधिपति इन्हें तरह तरह की बेगारों के लिए जब भी चाहे बुला सकता था। अधिपति से खेती के लिए मिली जमीन का उपज कुछ भाग भी उन्हें अपने अधिपति को देना पड़ता था। मतलब जो जमीन उनको खेती के लिए मिली थी, उस जमीन से होने वाली पैदावार का भी एक भाग उन्हें अधिपति को देना पड़ता था। ठीक है। इसके जीवन पर इसके अधिपति द्वारा लगाए गए अनेक प्रतिबंध थे, जिसके कारण इसका जीवन बड़ा कष्टमय था। इसके लिए अपने लॉर्ड की ही चक्की से में आटा पिसवाना, उनके तंदूर में ही रोटी सिकवाना और उनकी मदिरा की भट्टियों में ही मदिरा और बियर तैयार करवाना आवश्यक था। मतलब उनकी ही चक्की से आटा भी पिसवाना इसके लिए अनिवार्य था, उनके ही तंदूर से रोटी सिकवाना भी इसके लिए अनिवार्य था, और उनकी शराब की भट्टी में बनी शराब और बियर लेना भी इनके लिए अनिवार्य था। और कहीं से आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो इनके जीवन पर पूरा का पूरा नियंत्रण होता था। किसका? अधिपति का। अधिपतियों का इनके जीवन पर पूरा का पूरा नियंत्रण होता था। इसीलिए सर्फों का जीवन बद से बदतर था। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ये इंसान नहीं, ये जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे थे, क्योंकि जानवर भी कभी कभी स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन इनकी तो स्वतंत्रता का कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा था, जिसके लिए उन्हें भुगतान करना पड़ता था। और ये सारे काम, मतलब ये चक्की भी उनकी चक्की से पिसवा रहे हैं, उनकी शराब की भट्टी से शराब और बियर ले रहे हैं, और उनके ही तंदूर से अपनी रोटी सिकवा रहे हैं। तो इसके लिए इनको भुगतान भी देना पड़ता था, और महंगा भुगतान देना पड़ता था, सस्ता नहीं कि उन्हीं के खेत पर काम कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ सस्ता होगा, कुछ भी सस्ता नहीं, महंगा। क्योंकि मजबूरी है आपकी, नहीं सिकवाओगे तो जाओगे कहां? मर जाओगे भूखे, मजबूरी है ना। समझ में आई बात? यह सिर्फ अपनी भूमि छोड़कर भी कहीं नहीं जा सकते थे। ऐसा करने पर, पकड़े जाने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। इतना ही नहीं, इन दास कृषकों को किसके साथ विवाह करना है यह भी उनके लॉर्ड ही तय करते थे। दास कृषकों के परिवार के सदस्यों पर भी उनके लॉर्ड का पर्याप्त नियंत्रण होता था। इनको किससे शादी करनी है ये भी कौन तय करता था? लॉर्ड तय करता था। लॉर्ड या अभिजात वर्ग तय करता था। समझ में आई बात? तुम्हारे साथ भी ऐसा किया जाए कि तुम किससे शादी करोगे ये तय करेगा, ये कोई और तय करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बेकार लगेगा ना। सही बात ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये सोच लो फिर, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ, तो इसलिए पढ़ लिख लो थोड़ा सा, नहीं तुम्हारे साथ भी यही होगा। अगर तुम आर्थिक तौर पर स्वतंत्र नहीं रहोगे तो मजबूरन तुम्हें उसी के साथ शादी करनी पड़ेगी जिससे मम्मी पापा कराएंगे। और अगर अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है तो पैसा खूब कमा लो। समझ में आई बात? नहीं तो कोई आपकी शादी उससे नहीं कराएगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। सामंती व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी? सामंती व्यवस्था की विशेषताएं, इसमें भी विशेषताएं थी, सुन लो। क्या गुण थे, क्या अवगुण थे, ये पूछा जाता है। ये 8 नंबर का प्रश्न आता है कि सामंती व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। ठीक है। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि नाइट को छोड़कर प्रत्येक सामंत अपने से उच्च सामंत को अपना अधिपति मानता था और अपने से नीचे के सामंतों का अधिपति होता था। कोई भी सामंत भूमि का स्वामी नहीं था, वह अपने अधिपति की ओर से उस भू भाग का प्रबंध करता था। वास्तविक तौर पर मालिक कौन था भूमि का?
राजा था ना, उसने उसको मैनेज करने के लिए किसको दे दी थी? लॉर्ड को। और लॉर्ड ने किसको दे दी थी? छोटे लॉर्ड को। और छोटे लॉर्ड ने किसको दे दी थी? नाइट को। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट होता था पूरी जमीन का। ठीक है। अपने अधिपति की सेवा करने के लिए प्रत्येक सामंत हर समय तथा हर प्रकार से तैयार रहता था। वह अपने अधिपति के अतिरिक्त अपने ऊपर अन्य किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं मानता था। आवश्यकता के समय प्रत्येक अधिपति अपने सामंतों से सैनिक सहायता मांग सकता था। जैसे युद्ध के समय राजा ड्यूक और अर्लो से, ड्यूक और अर्लो बैरनों से तथा बैरन नाइटों से सैनिक सहायता लेते थे। प्रत्येक सामंत की एक टुकड़ी से मिलकर ही राजा की सेना बनती थी। इसी सामंती व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक सारे संबंध निष्ठा पर आधारित थे। यह सामंती अधिक्रम इतना शक्तिशाली था कि राजा भी किसी बैरन या नाइट को सीधा नहीं बुला सकता था और ना ही उससे सहायता मांग सकता था। प्रत्येक कार्य में इस अधिक्रम पर पूरी सावधानी से पालन किया जाता था। मतलब कोई किसी से डायरेक्ट इंगेज नहीं हो सकता था। राजा कभी नाइट से डायरेक्टली नहीं इंगेज हो सकता था। अगर उसे इंगेज होना है तो उसे लॉर्ड के साथ ही इंगेज होना है, और फिर लॉर्ड उसे इंगेज करेगा किसके साथ? छोटे लॉर्ड के साथ। छोटा लॉर्ड नाइट के साथ उसे इंगेज करेगा। कोई भी अपने क्रम को, अपनी सीरीज को तोड़ नहीं सकता था। कोई भी सीरीज से बाहर नहीं जा सकता था। ये एक सबसे बड़ी खूबी थी किसकी? सामंती व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबियों में से एक खूबी थी। किस चीज की? सामंती व्यवस्था की। ठीक है भाई, समझ में आएगी बात? आगे सुनो। सामंतवाद के गुण क्या थे ये जान लो। इस सामंती व्यवस्था में कुछ गुण भी थे जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित थे। सामंतों ने राजाओं की सत्ता पर नियंत्रण लगाकर उनकी निरंकुशता को समाप्त कर दिया था। अब राजा निरंकुश नहीं थे। राजा को भी लोगों की बात सुननी पड़ती थी, क्योंकि राजा के पास उतनी ताकत ही नहीं थी। राजा के पास पैसा ही नहीं था। जब पैसा ही नहीं होगा तो मजबूरन आपको, जो लोग आपको कमा कर दे रहे हैं, आपको उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। अब राजा को कमा कर कौन दे रहा है? सामंत दे रहे हैं, तो सामंत की बात नहीं मानेगा राजा। स्वाभाविक सी बात है, मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और आप सड़क पर आ जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। तो मजबूरन आपको उनकी बात माननी ही पड़ती थी। ठीक है। दूसरा, सामंतवाद के द्वारा मध्यकालीन जीवन में व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित हो सकी। इसी के कारण सामाजिक और आर्थिक जीवन बाधा रहित चलता रहा। ठीक है। सामंतवाद के कारण मध्ययुगीन यूरोप में कलाओं और साहित्य की खूब उन्नति हुई। सामंतों के द्वारा दिलचस्पी लेने के कारण इस काल में यूरोप में बड़े सुंदर एवं आलीशान महल बने। मतलब इन लोगों के पास पैसा आया तो इन लोगों ने अपने रहने के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए बड़े बड़े महल और बड़े सुंदर घर बनवाए। तो इस प्रकार से सामंतवाद के कारण यूरोप में विकास कार्य बहुत बड़े स्तर पर हुआ। कला और साहित्य को भी महत्व मिला। कला और साहित्य को भी महत्व मिला। लोगों ने लिखना पढ़ना भी स्टार्ट किया। आगे सुनो। सामंतवाद के दोष, इसमें कमियां क्या थी ये भी जान लो। इसमें कौन कौन सी त्रुटियां थी, कमियां कौन सी, दोष कौन कौन से। सामंतवादी व्यवस्था में जितने गुण थे उससे अधिक दोष थे जो निम्नलिखित थे। पहला दोष क्या था? सामंतवाद वर्ग प्रणाली पर आधारित था। सामंतवाद के कारण वर्ग प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है। मतलब समाज का वर्गीकरण हो गया, समाज भागों में बट गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक वर्ग दूसरे वर्ग से बिल्कुल अलग हो गया। इस सामाजिक असमानता ने भविष्य में यूरोप में क्रांतियों का मार्ग तैयार किया। ठीक है। दूसरा, वर्ग प्रणाली के कारण यूरोप में राजनीतिक एकता कायम ना हो सकी। तीसरा, सामंतों को विरासत में मिले अधिकार ने एक व्यक्ति के शासन और अत्याचार को जन्म दिया। लॉर्डों के अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण राजा भी बहुधा इन पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। चौथा, सामंतों के कारण किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। सामंतवाद ने ही यूरोप में दास प्रथा को जन्म
दिया। पांचवा, अत्यधिक शक्ति बढ़ जाने के कारण सामंतों का नैतिक स्तर गिर गया, वे दिन प्रतिदिन अधिक विलासी और अत्याचारी होते चले गए। छठा, सामंतों में परस्पर स्पर्धा और ईर्ष्या की वृद्धि होने के कारण वे लोग छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लड़ते रहते थे, इसके कारण अनेक युद्ध हुए। ठीक है। चौथा, परस्पर युद्धों में लगे रहने के कारण इन सामंतों का ध्यान कला, साहित्य एवं व्यापार आदि की ओर से भी कम हो गया। तो इस प्रकार से सामंतवाद के इन दोषों ने भी यूरोप को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई, बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने की काम किया। तो ये सारी चीजें थी। आपने आज किसको समझ लिया? आपने अभिजात वर्ग को समझ लिया। अभिजात वर्ग में कितने वर्गों में बटा है? 3 वर्गों में बटा है। ये आपने बहुत बखूबी जान लिया। ठीक है। आपने ये भी जान लिया कृषक वर्ग भी कितने वर्गों में बटा है और उनकी दशा और दिशा कैसी थी। आपने ये जाना कि सामंतवाद की विशेषताएं, मतलब उसके गुण भी जाने और उसके दोष भी जान लिए। तो आज की क्लास का यही हम समापन करते हैं और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।